आज का जो वीडियो है वो मैं टॉर्ट लॉ से डील करूँगी। और जैसा कि इसके प्रीवियस मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने टॉर्शियस लायबिलिटी के डिफेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो इसी कंटेक्स्ट में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा और आगे। टॉर्ट में बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि टॉर्ट में लायबिलिटी अराइज होती है जब भी अगर आप किसी का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज कर लेते हैं तो राइट। लेकिन जो ये टॉर्ट लॉ है वो हमेशा जब भी हम बात करते हैं वो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी होती है, यानी कि अगर आपने अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया और इससे किसी का राइट इन्फ्रिंज हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए लायबिलिटी को बियर करना पड़ेगा। ये तो बेसिकली टॉर्ट कहता है। लेकिन कभी कभी टॉर्ट लॉ में जब हम आगे उसका और देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, तो देखते हैं कि ऐसा भी टॉर्ट हो सकता है जिसमें हमारी कोई नो फॉल्ट लायबिलिटी होती है, विच मीन्स कि आपने कोई गलती नहीं भी करी तब भी आपको लीगली आप लाइबल कहलाए जाएंगे, उसके लिए आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे, उसका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो ये कैसे, ये प्रिंसिपल जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ हमारी कंट्री में, और हम ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारी नो फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी बनती है टॉर्ट में। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसकी मैंने आपको हिंदी में पीपीटी आपके ग्रुप्स पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, वो एज़ इट इज़ जो मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ वो सेम हिंदी में उसका आपको वर्जन मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हिंदी वाले स्टूडेंट्स उसको देख लीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं हम कि लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, कैसे इस कॉन्सेप्ट का इवॉल्व हुआ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। सम एक्टिविटीज़ मे बी सो डेंजरस दैट द लॉ हैज़ टू रेगुलेट दैम विथ एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस. For example, the law may sometimes levy a penalty even if damage occurs without somebody's fault. ये जो ऊपर की दो लाइन है ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो हमारी कोर्ट ऑफ लॉ है वो क्या देखती है कि विदाउट हैविंग somebody's fault still he has to pay certain damages और penalty। और वो ऐसा क्यों करती है कि सिचुएशन में हम जब भी ये देख लेते हैं कि ऐसी डेंजरस सिचुएशन अगर हो जाती है जिसके लिए हमें किसी को, भले ही उसकी कोई गलती ना भी हो तब भी हम उसको क्या कहलाएंगे, उसको उस चीज़ के लिए लाइबल ठहराएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है ये सबसे पहले इवॉल्व जब हुआ वो हुआ था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में। 18 सेंचुरी का केस है ये। तो इस केस में जो फॉरेन कोर्ट थी, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल इवॉल्व किया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई डेंजरस सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस या वो चीज़ अगर एस्केप हो जाती है, एस्केप का मतलब होता है कि वो वहाँ से निकल कर किसी और के प्रीमाइसेस में चली जाती है, तो भले ही उस चीज़ को रोकने के लिए आपने खूब सारे मेजर्स किए हों, खूब सारा आपने प्रिवेंशंस लगाए हों, स्टिल अगर वो एस्केप कर जाती है तो आपकी क्या होगी, मान लिया जाएगा कि ये आपकी गलती है। और इस गलती की वजह से अगर किसी का कोई राइट डैमेज हुआ है, अगर उसको कोई नुकसान होता है, तो वो गलती के लिए जिसके प्रेमाइसिस से वो चीज़ एस्केप हुई है उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। दिस प्रिंसिपल लीड इन दिस केस इट कैन बी सेड दैट इफ अ पर्सन ब्रिंग ऑन हिज लैंड और कीप समथिंग डेंजरस एंड सच थिंग इज लाइकली टू कॉज डैमेज, इफ इट इज escapes then such person will be answerable for damages caused। इसको एक बहुत ही ईजी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि मेरा एक लैंड है, एक प्रेमाइसेस है जहाँ पे मैंने खूब सारे बहुत ही जंगली जानवर जिनको अपन कहते हैं, ऐसे एनिमल्स पाल रखे हैं जो नेचर वाइज बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हैं और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हैं नेचर में, और उनको मैं पाल रही हूँ। हालांकि उसको पालने की मैंने हो सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशन ली हो, बट स्टिल वो मेरे लैंड में है। अब सोचिए अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि एक दिन वो जानवर उस लैंड से कहीं चले जाते हैं और किसी और इंसान को डैमेज कर देते हैं या किसी इंसान की प्रॉपर्टी को वो डैमेज कर देते हैं, तो उस केस में वो
जो जिस आदमी ने ये एनिमल्स को पाल रखा है वो ये डिफेंस ले सकता है कि सर मैंने तो उनको चेन से बांध रखा था, मैंने तो उनको रोकने के लिए खूब सारे दूसरे सर्वेंट्स को भी लगाया हुआ था, फिर भी वो एस्केप कर गए और उन्होंने ऐसा डैमेज कर दिया। तो यहाँ इस केस में वो ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता। यहाँ लाइबिलिटी उसकी कैसी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, अपने लैंड में एक ऐसी चीज़ को लिया है या रखा हुआ है जो डेंजरस इन नेचर है, या जिसको अपन कह सकते हैं नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड वो कर रहा है। और वहाँ से अगर वो चीज़ एस्केप होकर बाहर चली जाती है, उसके प्रेमाइसेस के बाहर चली जाती है और किसी और को नुकसान कर देती है, तो हाँ क्या कहेंगे, इस केस में उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, वो कोई डिफेंस नहीं ले सकता है। और उसको उस पर्सन को अगर किसी को डैमेज हुआ है तो उसकी लाइबिलिटी उसको भरनी ही पड़ेगी। इस लाइबिलिटी के मैंने 3 एसेंशियल्स एलिमेंट बताए हैं कि कौन कौन से एसेंशियल ज़रूरी है जब भी आप ये लाइबिलिटी को क्लेम कर सकते हैं। तो वो पहला एसेंस है कि उस प्रेमाइसेस का, उस चीज़ का यूज़ कैसा है, नॉन नेचुरल यूज़ है। यानी कि नॉर्मली हम लैंड का जो यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, हम लैंड का यूज़ करते हैं वहाँ रहने के लिए या कोई कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम लैंड का क्या करते हैं, नॉन नेचुरल यूज़ करते हैं। तो सोचिए अगर वो नॉन नेचुरल यूज़ करते हुए अगर किसी वो चीज़ एक्सकेप कर जाती है, यानी उस प्रेमाइसेस को छोड़ के कहीं बाहर चली जाती है और किसी और को नुकसान कर देती है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है इसमें, डेंजरस सब्सटेंस, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस आपने रखा हुआ है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर एंड कॉशन की ज़रूरत है और वो गलती से वहाँ से एस्केप कर गई। एस्केप का ये थर्ड इंग्रेडिएंट, एस्केप बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ है जो आपने अपने प्रेमाइसेस में रखा हुआ है लेकिन वो वहाँ से एस्केप नहीं करा, आप खुद उसके पास चले गए और फिर वो आपको हर्ट करता है या डैमेज करता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन गई क्योंकि इसने नॉन नेचुरल यूज़ किया लैंड का। ऐसा नहीं होगा इस केस में। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये चीज़ इसके प्रेमाइसेस में ही रहनी चाहिए थी और वो वहाँ से बाहर निकल के खुद से गई है, ठीक है, तभी ये वाला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। अब जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस में भी जो पार्टी होती है उसको डिफेंस अवेलेबल होते हैं। अब ये एक्सेप्शंस मैं आपको ऑलरेडी टॉर्शियस लाइबिलिटी के टाइम पे भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम टॉर्शियस लाइबिलिटी से कैसे बच सकते हैं। तो उसी तरह स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से कैसे बचा जा सकता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो उसके क्या एक्सेप्शन है, फर्स्ट इज़ एक्ट ऑफ गॉड। मान लीजिए कि आपका लैंड है, आप उसका अननेचुरल यूज़ कर रहे हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ आपने रखी हुई है जो कि विच इज़ डेंजरस इन नेचर, बट अगर ऐसा कोई एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से एस्केप करके बाहर चली जाती है, तब इस सेंस में स्ट्रिक्ट उसकी कोई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि उसको ये डिफेंस मिल जाएगा कि ये क्या है, एक नेचुरल फोर्सेस से हुआ हुआ एक्ट है जिसमें उसकी खुद की कोई गलती नहीं थी। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक केस भी है। एक बार क्या होता है कि एक पार्टी अपने लैंड पे जो है वो मान लीजिए एक बहुत बड़ा पूल बनाती है या वो आर्टिफिशियल लेक बनाती है, और उस साल जब वो आर्टिफिशियल लेक जब बनाई थी तो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ। उस रेनफॉल की वजह से वो आर्टिफिशियल लेक जो है वो डैमेज हो गई और उससे जो उसका पानी जो स्टोर कर रहे थे वो पानी वहाँ से लीक हुआ और उसने किसी और जो दूसरी पार्टी थी उसके प्रेमाइसेस को डैमेज कर दिया, उसने जो डैम्स वगैरह बनाए थे उनको डैमेज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो जो उसके डैम डैमेज हुए थे उसने ये बोला कि इसमें इसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है कि इसने लैंड का यूज़ कैसा किया है, नॉन नेचुरल यूज़ किया है, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक बनाना क्या है, एक नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड है, ठीक है। पर इस केस में उसकी लाइबिलिटी नहीं बनी क्योंकि वो जो एस्केप हुआ है पानी का वो किसकी वजह से हुआ, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, यानी बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था उस साल पे, तो उसकी वजह से उसको सेकंड पार्टी को जो डैमेज हुआ था तो वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मान लीजिए कि आपने अपने प्रेमाइसेस में कोई नॉन नेचुरल यूज़ कर रखा है, कोई डेंजरस चीज़ रखी हुई है, और लेकिन उसका आप खुद भी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऐसी थी जिसके एक्ट की वजह से वो चीज़ वहाँ से एस्केप हो गई, तो फिर आप उसमें
यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का उन पर लाइबल नहीं ठहराएंगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर। इसका एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए रेनोवेशन वर्क चल रहा है किसी फ्लैट के अंदर और आप उस फ्लैट में एज ए टेनेंट आप रह रहे हो और मान लीजिए कि वो रेनोवेशन वर्क आपके नेबर में चल रहा है, तो आप अपने मालिक को फ़ोन करके ये नहीं कहेंगे कि सर हमें ये जो रेनोवेशन चल रहा है इसकी वजह से हमें बहुत न्यूसेंस हम फेस कर रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्ट थर्ड पार्टी का है, ना कि आपके मकान मालिक का है। ठीक है, तो ये भी कैसा है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एज ए डिफेंस आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेंटिव्स ओन फॉल्ट, यानी मान लीजिए ऐसा कोई केस है जिसमें प्लेंटिव और दोनों ही पार्टी का अपना अपना कोई फॉल्ट था। यहाँ मैंने ऊपर भी आपको समझाया है कि जब भी अपन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को प्रूव करेंगे तो हमें 3 चीज़ें प्रूव करनी है कि नॉन नेचुरल यूज़र, डेंजरस सब्सटेंस है और वो एस्केप हुआ है। मान लीजिए वो चीज़ वहाँ से एस्केप ही नहीं हुई, आप खुद उस चीज़ के पास पहुँच गए तो और इससे आप हर्ट हो गए हैं, तो आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो ये डिफेंस है वो उसको मिल जाएगा कि हाँ ये तो प्लेंटिव खुद ही गलती कर रहा है, तो इसमें डिफेंडेंट की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। अब ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल था ये इवॉल्व कब हुआ था? 1800 सेंचुरीज़ में। ठीक है, और जब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉर्ट लॉ को हम इंडियन लॉ भी फॉलो करते हैं, इंडियन कोर्ट्स भी फॉलो करती हैं, लेकिन इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को इंडियन कोर्ट ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू दी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब ये कैसे चेंज हुआ या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है इसको पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्लाइड अ स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन केस ऑफ एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस है, उस केस से इसकी शुरुआत हुई है। और उस केस में क्या हुआ था कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी उन्होंने क्या किया था, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है उसको चेंज करके इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल बना दिया। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का क्या प्रिंसिपल है? अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, इफ एनी पर्सन इज इंगेज्ड इन एनी इनहेरेंटली डेंजरस और हजार्डस एक्टिविटी and if any harm is caused to any person due to any accident which occurred during carrying out such inherent dangerous or hazardous activity, then the person who is carrying out such activity will be held absolutely liable। यानी कि अगर आप अपने प्रेमाइसिस में कोई डेंजरस एक्टिविटी या हजार्डस एक्टिविटी को चला रहे हो और उस एक्टिविटी की वजह से किसी और पर्सन को अगर कोई एक्सीडेंट वहाँ पे हैपन हो जाता है, या जिसको अपन कह रहे हैं शुरू से कि नो फॉल्ट, अगर आपके फॉल्ट के बिना कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है, स्टिल यू हैव एन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ओवर दैट। यानी आपको कोई डिफेंस जो हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में पढ़े हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। इसी रूल को क्या कहते हैं? इसी रूल को एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस केस को भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूज़ किया गया और इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेमेडी दिलाई गई, क्योंकि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस लीक हुई थी मिथेल आइसोसाइनेट, उसकी वजह से लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस प्रिंसिपल को इवॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई आप अपने प्रेमाइसिस में ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं विच इज़ हैज़ार्डस इन नेचर, तो अगर वो चीज़ गलती से, अगर आपकी गलती के बिना भी अगर कुछ उसमें हो जाता है, उसका डिफ़ॉल्ट अगर हो जाता है, तो उसके लिए आप क्या होंगे? एब्सोल्यूट लाइबल होंगे, आपको कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है उसके बारे में बताया है। अब इसको डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का वो ये है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर्सन पे भी अप्लाई हो जाती है और प्रेमाइसिस पे भी, एंटरप्राइजेज जो होते हैं बड़े बड़े या कॉरपोरेशंस जिनको अपन कहते हैं, उन दोनों पे ही अप्लाई होती है। जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किसी पर्सन पे ना अप्लाई होकर ये बेसिकली एंटरप्राइजेज जो होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में डील करते हैं, उनके ऊपर अप्लाई होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हज़ार्डस थिंग आप यूज़ कर रहे हैं उसका एस्केप होना ज़रूरी है। यानी कि आप उसके पास नहीं गए थे, वो एस्केप होके प्लेंटिफ के पास आई थी।
जबकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ये प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है कि एस्केप हुआ है, नहीं हुआ है, या आपकी वजह से हुआ है, या आप उस लैंड पे गए हैं, या वो आपके पास आया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और कहा कि अगर आपने अपने प्रेमाइसेस में कोई भी हज़ार्डस एक्टिविटी आप चला रहे हो, तो चाहे प्लेंटिफ की ही गलती हो तब भी आप क्या होगा, एब्सोल्यूट लाइबल ठहराए जाओगे। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो हमने ऊपर इतने सारे डिफरेंसेस पढ़े हैं वो अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक्ट ऑफ लॉट, प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, थर्ड पार्टी का कोई वो है, या कॉन्ट्रीब्यूटरी आप नेग्लिजेंस प्ले कर रहे हो। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेस है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें कह दिया गया कि जो भी एक्सेप्शंस अवेलेबल थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा बेसिकली जनरल सेंस में आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बताया है। मैंने नीचे इस PDF में सोर्सेज भी दिए हैं जहाँ से आप इस मटेरियल जो मैंने आपको बताया है इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मुझे बताइए, फिर अपन उस पर और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टिल देन